प्यारे बच्चों, आप लोगों का फिर ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। पिछला टॉपिक आप लोगों ने संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा था, जिसमें संयुक्त परिवार की परिभाषाएं बतलाई गई थी। संयुक्त परिवार क्या होता है इसके बारे में बताया गया था। आज हम लोग उससे आगे संयुक्त परिवार की विशेषता देखेंगे। संयुक्त परिवार की विशेषताएं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरह से संयुक्त परिवार की परिभाषाएं दी, मगर जो विशेषताएं हैं लगभग एक समान है सबकी। सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो इरावती कर्वे की है कि संयुक्त परिवार वह सामाजिक समूह है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ एक घर में रहते हैं, एक रसोई का खाना खाते हैं और पूजा में सभी लोग सहभाग होते हैं और उनकी संपत्ति संयुक्त होती है। इरावती कर्वे मतलब संयुक्त परिवार वो परिवार है जिसमें कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी एक घर एक छत के नीचे एक चूल्हे का भोजन और उनकी संपत्ति संयुक्त होती है, तो उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं आप। पहला लेते हैं बड़ा आकार। बड़ा आकार बड़ा आकार इन द सेंस में कि 3 और 3 से अधिक पीढ़ी जब एक साथ एक घर में रहेंगे तो उनका एकाकी परिवार की अपेक्षा वो बड़ा होगा, यानी उसमें 40 से 50 सदस्य हो सकते हैं। क्योंकि पहले जन्म दर ज्यादा थी, अब जन्म दर कम हो गई है। अब जन्म दर कम होने की वजह से संयुक्त परिवार की संख्या वो पहले से कम हो गई है। फिर भी 3 और 3 से अधिक पीढ़ी जब एक साथ रहेगी एक घर में, तो वो एकाकी परिवार की अपेक्षा बड़ी संख्या होगी। तो संयुक्त परिवार का जो आकार है वो बड़ा होता है, उसकी संख्या ज्यादा होती है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा, सामान्य निवास। सामान्य निवास जैसा कि आप लोग इरावती कर्वे की परिभाषा ही देखे हैं, उसमें ये बताया गया कि संयुक्त परिवार के लोग एक छत के नीचे या एक मकान में रहते हैं। तो संयुक्त परिवार उसी परिवार को कहा जा सकता है जिसमें सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, उसी को हम संयुक्त परिवार कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रहते हो तो उसको मैं संयुक्त परिवार कहा जाएगा। मगर आज वर्तमान परिस्थितियों में देखने को आ रहा है कि 2-3 घरों में लोग बटे हुए रह रहे हैं और बाकी कार्यात्मक रूप से संयुक्त में किसी फंक्शन में, किसी उत्सव में, किसी पूजा में सभी लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। तो थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है, मगर जो सामान्य परिभाषा है कि संयुक्त परिवार एक सामान्य निवास होता है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और सभी लोग साथ साथ रहते हैं। तीसरा टॉपिक देखते हैं, सामान्य रसोई। सामान्य रसोई संयुक्त परिवार की सबसे जो मेन चीज है कि जो एक घर में रहते हैं
तो एक ही चूल्हे का बना भोजन सभी लोग करते हैं। अगर एक घर में सब लोग रह रहे हैं और चूल्हा अलग अलग हो गया तो संयुक्त परिवार नहीं कहा जा सकता है, फिर वो एकाकी परिवार में बदल जाएगा। और सामान्य रसोई का जो मुखिया होता है, तो जो कर्ता होता है या मुखिया की जो पत्नी होती है, सबसे बुजुर्ग होती है, वह इसकी निर्धारित भूमिका निभाती है। सामान्य रसोई में सभी स्त्रियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। घर की सभी स्त्रियां सामान्य रसोई में एक साथ मिलकर काम करती हैं। अलग अलग कामों का निर्धारण नहीं है, जिसको जो जिसकी जैसी रुचि है, योग्यता है, उसके अनुसार वो रसोई में कार्य करती हैं स्त्रियां। और रसोई का जो नेतृत्व या कार्य निर्वहन होता है, जो करता या मुखिया की पत्नी होती है या सबसे बुजुर्ग महिला होती है, वो इसको देखती है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, संयुक्त संपत्ति। संयुक्त संपत्ति का मतलब यह होता है कि जो संयुक्त परिवार होता है, तो उसमें जो भी कमाने वाला है, तो सभी लोगों का कोष एक जगह संचित होता है। जो मुखिया होता है उसका वो संरक्षण करता है, और जिस व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है उस तरह से उस पर व्यय किया जाता है। संयुक्त जो भी सभी लोग कार्य करते हैं, जो पैसा अर्न हुआ उसको एक जगह कोष में रखा जाता है, और जो घर का करता है या मुखिया है, उसको वो जिसकी जैसी आवश्यकता है उसी के अनुसार उसको पैसा दिया जाता है, और इस तरह से पैसे का निर्धारण होता है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, कर्ता की प्रधानता। कर्ता की प्रधानता, कर्ता का यह मतलब ये कि जो संयुक्त परिवार का मुखिया होता है उसे कर्ता कहा जाता है। और कर्ता की प्रधानता इस रूप में होती है कि कर्ता जो कहता है, सबसे बड़ा व्यक्ति है वो मुखिया बनता है। जो कहता है वो सभी लोग करते हैं, उसी के अनुरूप सभी लोग कार्य करते हैं। सभी लोगों के कार्य का निर्धारण करता है। सभी संयुक्त किस तरह से संपत्ति का किसको किस तरह की आवश्यकता है उसको करता ही निर्धारित करता है कि इनको इतना दिया जाए, इनको इतना दिया जाए, इनको ये कार्य करने को कहा जाए, उनको वो कार्य करने के कहा जाए। और जहां पे निर्णय लेने की बात होती है, वहां पे कर्ता का ही या मुखिया का ही मुख्य रोल होता है। फिर अगला टॉपिक, अधिक अस्थायित्व। अधिक अस्थायित्व, अधिक अस्थायित्व से यहाँ ये मतलब है कि संयुक्त परिवार में क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा होती है, तो एकाकी परिवार के अपेक्षा ये अस्थायी होता है। एकाकी परिवार का मतलब वो टूटता रहता है, फिर भी एकाकी परिवार में बदलता रहता है। बाकी संयुक्त परिवार वो टूटेगा भी तो 2-3 पीढ़ियां एक साथ रहेगी, तब भी इसमें अस्थायित्वपन दिखलाई देता है। और एकाकी परिवार की अपेक्षा ये ज्यादा ही अस्थायी दिखाई देता है, क्योंकि इसमें 3 से 4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और एक ही घर में रहती हैं, तो इसमें टूटने के बाद भी अस्थायीपन अधिक है। अगला पॉइंट, परंपराओं की प्रधानता। परंपराओं की प्रधानता का मतलब यह है कि संयुक्त परिवार चूंकि अपने यहाँ की जो रीत है, रिवाज है, परंपरा है, प्रथा है, रूढ़ियां हैं, उसको लेके चलती है।
और उसी परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों के माध्यम से सभी लोगों को अनुशासित किया जाता है। और परंपराएं संयुक्त परिवार में टूटती नहीं है, परंपराओं का ज्यादा ही दबाव होता है, प्रथाओं का संयुक्त परिवार में ज्यादा ही दबाव होता है। जैसा प्रथाएं जो चली आ रही हैं कि कर्ता कौन होगा, संयुक्त संपत्ति कैसी रखी जाएगी, कोई किसी प्रकार का उत्सव है, समारोह है, तो सभी लोग परंपराओं की प्रधानता की वजह से सभी लोग वहां पे सम्मिलित होंगे, सभी सहभाग करेंगे, अपने वहां पे कार्य करेंगे और एक स्वस्थ मनोरंजन भी साथ ही साथ होता है। तो परंपराओं की प्रधानता संयुक्त परिवार में देखी जाती है और परंपराओं की वजह से ही संयुक्त परिवार के लोग अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा अनुशासित होते हैं। फिर अगला पॉइंट, धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाओं में संयुक्त सहभाग, धार्मिक क्रियाओं में संयुक्त सहभाग, जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, तो जो भी अनुष्ठान है, फंक्शन है, उत्सव है या पूजा है, पाठ है, कोई कर्म कांड है, तो सभी लोग उसमें संयुक्त रूप से सहभाग करते हैं। यहाँ तक कि जो दूर दूर संयुक्त परिवार से, मान लीजिए किसी कार्य के लिए दूर गए हुए हैं या 2-3 घरों में लोग अपने संयुक्त, बाकी किसी भी धार्मिक क्रिया में सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं और उसमें सहभाग करते हैं और उसमें कार्य करते हैं। तो संयुक्त, ये धार्मिक क्रियाओं में संयुक्त सहभाग आज भी ये महत्वपूर्ण रोल, आप लोग गांव में रहते हैं तो देखते होंगे कि कहीं भी संयुक्त परिवार के लोग हैं, यहाँ पे हैं, विदेश में हैं या यहाँ तक कि गांव में नहीं है, तो वो भी लोग आते हैं और इसमें सहभाग करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है कि किसी भी धार्मिक क्रियाओं में जो दूर धार्मिक संयुक्त परिवार के लोग रह रहे हैं, मतलब शहर में रह रहे हैं और कार्य धार्मिक उत्सव गांव पे हो रहा है, तो वहां से लोग आते हैं और उसमें सहभाग करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था, संयुक्त परिवार क्योंकि समाजवादी व्यवस्था देखने को मिलती है, यहाँ पे सभी लोग जो कार्य करते हैं उनका जो अर्न होता है एक जगह रखा जाता है, जिसको जिस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से पैसा उनको दिया जाता है। अगर कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई बेरोजगार है, तो उसका भी देखभाल संयुक्त परिवार में हो जाता है। किसी को बीमारी है, किसी को लंबी बीमारी है, तो वो भी संयुक्त परिवार के लोग उसको देखभाल कर पाते हैं। कोई दुर्घटना घट गई तो संयुक्त परिवार अगर रहता है तो उस व्यक्ति को देख पाता है। अगर यहीं पे एकाकी परिवार है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी संयुक्त परिवार दिखाई देता है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। उसकी ये विशेषताएं थी। आप लोगों को धन्यवाद।